हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 साइकोलॉजी यूनिट 1 को आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 में आपको दिया गया था मीनिंग, नेचर एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ने के लिए यूनिट 1 में दिया गया था। तो ये टॉपिक पिछले क्लास में कंप्लीट हो चुका है, इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में हो चुका है। जो स्टूडेंट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में हम टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3, जो कि आपका यूनिट 1 में ही दिया गया है, तो टॉपिक 2 और टॉपिक 3, तो इतना आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक मिनट, तो इतना हम आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, प्लस में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। और ये टॉपिक पिछले क्लास में हो चुका है, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो पाया था पिछले क्लास में, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका भी देखेंगे। यानी मतलब ये है कि तीनों टॉपिक का आज हम पूरा क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यूनिट 1 आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, प्लस में आपको समझना भी है और याद भी रखना है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी दोनों ही मानसिक विकारों से संबंधित मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, परंतु इनका जो उद्देश्य है और कार्य में अंतर होता है, स्पष्ट अंतर है। तो इसमें इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी दोनों ही मानसिक विकारों और असामान्य व्यवहार से जुड़ी हुई शाखाएं हैं। ठीक है, तो लेकिन दोनों का जो काम और दोनों का जो लक्ष्य होता है वो एक जैसा नहीं होता है, उनमें अंतर होता है। उनमें क्या होता है कि फ़र्क होता है। इन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग टाइप का होता है। आगे लिखा गया है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य असामान्य व्यवहार और मानसिक रोगों के स्वरूप और कारण तथा लक्ष्यों का अध्ययन करना है। इसका मतलब है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का काम होता है असामान्य व्यवहार क्या है ये पता लगाना, और मानसिक बीमारी क्यों होती है, उसके लक्ष्य क्या है, बीमारी के प्रकार क्या है, ये सभी चीज़ के बारे में पता लगाना एबनॉर्मल साइकोलॉजी का काम होता है। यानी यह सिर्फ पढ़ती है और समझाती है, इलाज नहीं करती है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या करते हैं, इलाज नहीं करते, वो सिर्फ कारण ढूंढते हैं और समझते हैं और समझाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि डिप्रेशन क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये पता लगाने का काम किनका है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी का है। लेकिन आगे यहाँ पे लिखा गया है, इसके विपरीत क्लिनिकल साइकोलॉजी मानसिक रोगों की जांच, निदान, उपचार और रोकथाम से संबंधित है। लेकिन अगर हम बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजी की, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का काम होता है मरीज की जांच करना, बीमारी पहचानना, इलाज करना, भविष्य में बीमारी न हो इसके लिए सलाह देना। यानी यह डॉक्टर की तरह क्या करते हैं कि इलाज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि डिप्रेशन में मरीज को क्या करते हैं, सीबीटी देते हैं, सीबीटी थेरेपी देते हैं। तो इसको ये काम क्या है, ये काम है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी का। लेकिन एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या करती है कि डिप्रेशन क्या है ये पता लगाती है, उसके लक्षण क्या है ये पता लगाने का काम एबनॉर्मल साइकोलॉजी का है, लेकिन इलाज करने का काम क्लिनिकल साइकोलॉजी का होता है। आगे लिखा गया है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी अधिकतर सैद्धांतिक होती है, जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजी व्यवहारिक शाखा है जिसमें रोगी से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। इसका मतलब है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है, ये थ्योरी टाइप का होता है। इसमें क्या किया जाता है कि किताबों में पढ़ाई जाती है, रिसर्च किया जाता है, मानसिक बीमारी की जानकारी हासिल किया जाता है। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल टाइप का होता है, मरीज से इसमें बात किया जाता है, आमने सामने टेस्ट लिया जाता है, थेरेपी इसमें दिया जाता है। इसीलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी मानसिक रोगों को समझने का आधार देती है और क्लिनिकल साइकोलॉजी उसी आधार पर उनका इलाज करती है। तो इसका मतलब है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी पहले यह बताती है कि बीमारी क्या है और क्यों बीमारी होता है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी उसी जानकारी का उपयोग करके मरीज का इलाज करती है। यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी दोनों में क्या अंतर है।
तो एक वर्ड में आपको याद रखना है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी का मतलब है कि समझना और क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब है कि इलाज करना। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी के उद्देश्य में अंतर बताइए। तो इसमें आपको लिखना है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति का उपचार करना है और उसे मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है। तो इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का काम है मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति का इलाज करना और उसे ठीक करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए डिप्रेशन, चिंता, फोबिया या फिर ओसीडी, इन सभी का इलाज करना। ये काम किसका है? तो ये काम है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी का। इसमें व्यक्ति की समस्या की जांच कर सही निदान किया जाता है और फिर विभिन्न मनोचिकित्सात्मक विधियों द्वारा इलाज किया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें क्या किया जाता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पहले जांच करता है कि व्यक्ति को क्या समस्या है, फिर थेरेपी या काउंसलिंग या व्यवहार चिकित्सा, इन सब के द्वारा उसका इलाज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टॉक थेरेपी देना, बिहेवियर थेरेपी या फिर सीबीटी थेरेपी के द्वारा उनका इलाज किया जाता है। इसके विपरीत एबनॉर्मल साइकोलॉजी का उद्देश्य मानसिक विकारों और असामान्य व्यवहार को समझना है। तो इसका मतलब है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का काम है कि मानसिक बीमारियों को समझना और इलाज करना नहीं है। इनका क्या काम है? एबनॉर्मल साइकोलॉजी का काम होता है कि मानसिक बीमारी को समझना है, ये इलाज नहीं करते। यानी यह बताता है कि मानसिक रोग क्या होता है और कैसे होता है। तो यह बताता है कि कौन सा व्यवहार असामान्य है, उसके लक्षण क्या है और वह क्यों उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी बताती है कि कौन सा व्यवहार नॉर्मल नहीं है, उसके लक्षण क्या है, बीमारी क्यों होती है। तो वो क्या करता है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या करता है, आपको कारण ढूंढ करके बताता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बार बार हाथ धोता है तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या करेगा कि पता लगाएगा कि आखिर ये बार बार हाथ धोता क्यों है, कारण ढूंढेगा। तो यह ओसीडी का लक्षण होता है। तो ये समझने का काम आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी का होता है। आगे लिखा गया है, अंततः क्लिनिकल साइकोलॉजी का उद्देश्य उपचारात्मक है जबकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का उद्देश्य अध्ययनात्मक है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब है इलाज करना, एबनॉर्मल साइकोलॉजी का मतलब है पढ़ना और समझना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और आपको इसको याद रखना होगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला सवाल पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजी को व्यवहारिक और एबनॉर्मल साइकोलॉजी को सैद्धांतिक क्यों माना जाता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी को व्यवहारिक शाखा इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें वास्तविक जीवन में मानसिक रोगियों के साथ सीधे कार्य किया जाता है। तो इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी को प्रैक्टिकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सच में बीमार लोगों के साथ मिलकर के काम किया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है कि जो लोग बीमार होते हैं, जो मानसिक रोगी से पीड़ित होते हैं, उनके आमने सामने बैठ कर के उनसे बात किया जाता है, उनकी समस्याओं को समझा जाता है और सुलझाया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। मानसिक रोगियों के साथ मिलकर के कार्य किया जाता है, आमने सामने बैठ करके बातचीत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए काउंसलिंग सेंटर में मरीजों से बात करना। इसमें टेस्ट, इंटरव्यू और थेरेपी के माध्यम से रोगी का इलाज किया जाता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरीज का इलाज करता है। तो कुछ तरीके हैं जो कि अपना करके वो इलाज करता है, जिसमें से पहला है कि मनोवैज्ञानिक टेस्ट करता है और दूसरा है इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि कुछ सवाल पूछेंगे कि हाँ आपको क्या बीमारी है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ऐसा कुछ सवाल मरीजों से पूछते हैं जैसे कि डॉक्टर पूछते हैं, ठीक उसी तरह। और तीसरा तरीका है थेरेपी यानी काउंसलिंग या फिर व्यवहार चिकित्सा देता है, यानी सीधा इलाज करता है। इसमें कारण नहीं ढूंढा जाता है, इसमें सीधा इलाज किया जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी की, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी को सैद्धांतिक शाखा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मानसिक विकारों का अध्ययन पुस्तकों, शोध और केस स्टडी के माध्यम से किया जाता है। तो इसका मतलब है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी थियोरेटिकल यानी सैद्धांतिक इसीलिए है क्योंकि इसमें बीमारी का पढ़ाई और रिसर्च के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किताबों से पढ़ना या फिर रिसर्च करना,
केस स्टडी पढ़ना कि आखिर इसको बीमारी है क्यों और किस कारण की वजह से बीमारी हुआ, इसका कारण ढूंढना। ये काम है आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी का। इसमें रोगी से प्रत्यक्ष इलाज नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में मरीज का इलाज नहीं किया जाता है, सिर्फ यह समझा जाता है कि बीमारी क्या है और क्यों होता है। इस कारण क्लिनिकल साइकोलॉजी व्यवहार में लागू होने वाली शाखाएं है, जबकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी ज्ञान और समझ विकसित करने वाली शाखाएं हैं। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी काम में इस्तेमाल होती है यानी इलाज में, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी ज्ञान बढ़ाने के लिए काम आती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रोगी से संबंध के आधार पर क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में अंतर बताइए। इसमें आपको लिखना है क्लिनिकल साइकोलॉजी में रोगी से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिक सीधे मरीज से मिलते हैं, मतलब डॉक्टर और मरीज आमने सामने संपर्क करते हैं, आमने सामने बैठ करके बात करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरीज के आमने सामने बातचीत करता है, उसकी समस्या सुनता है और उपचार करता है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि मरीज से बात करते हैं, उसकी परेशानी को सुनते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं। यानी सीधा इलाज नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, बातचीत करेंगे पहले, उसके बाद इलाज करेंगे। ये सीधे डायरेक्ट इलाज नहीं करते हैं। तो इसके विपरीत एबनॉर्मल साइकोलॉजी में रोगी से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इसका मतलब है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में मनोविज्ञान सीधे मरीज से नहीं मिलते हैं, सिर्फ बीमारी के बारे में वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बल्कि वो आमने सामने बैठ कर के नहीं पता लगाते हैं, मरीज से बात नहीं करते। वो क्या करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, उस बीमारी के बारे में। इसमें रोगी के व्यवहार, लक्षण और विकारों का अध्ययन सामान्य रूप से किया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें असामान्य व्यवहार क्या है, बीमारी के लक्षण क्या है, बीमारी क्यों होती है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट इलाज नहीं किया जाता है। इसीलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में व्यक्तिगत स्तर पर कार्य किया जाता है, जबकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में सामान्य और सैद्धांतिक स्तर पर अध्ययन होता है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में हर मरीज को अलग अलग देखकर इलाज किया जाता है, पर्सनल लेवल पे अलग अलग, सबका इलाज अलग अलग टाइप का होता है। और अगर हम बात करें एबनॉर्मल साइकोलॉजी की, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में सामान्य रूप से बीमारी का अध्ययन किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि उपचार की दृष्टि से क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको लिखना है क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रमुख कार्य मानसिक रोगों का उपचार करना है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का मुख्य काम ही होता है मानसिक बीमार लोगों का इलाज करना। फॉर एग्जांपल के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी, डर या फिर ओसीडी या पागलपन, इन सभी का इलाज करना। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी, साइको एनालिसिस तथा अन्य मनोचिकित्सात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में अलग अलग इलाज के तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि पहला है आपका सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी का फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या किया जाता है कि गलत सोच और गलत व्यवहार को सही किया जाता है। और दूसरा है आपका साइको एनालिसिस। इसमें किया जाता है कि बचपन की यादें और अवचेतन मन की समस्या को समझकर इलाज किया जाता है। मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरीज को काउंसलिंग और थेरेपी देता है। अब आगे लिखा गया है इसके विपरीत एबनॉर्मल साइकोलॉजी में किसी भी प्रकार का उपचार नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में इलाज नहीं किया जाता है, सिर्फ बीमारी को पढ़ा और समझा जाता है। यह केवल मानसिक विकारों की प्रकृति, कारण और प्रभाव को समझाने तक सीमित रहती है। तो इसका मतलब है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी यह बताता है कि बीमारी कैसे होती है और क्यों होती है और व्यक्ति पर क्या असर पड़ता है, लेकिन इलाज नहीं बताती है और इलाज नहीं करती है। इस प्रकार उपचार की दृष्टि से क्लिनिकल साइकोलॉजी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पी है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्रकार उपचार की दृष्टि से क्लिनिकल साइकोलॉजी सक्रिय भूमिका निभाती है, जबकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी सहायक और अध्ययनात्मक भूमिका निभाती है।
तो इसका मतलब है कि इसीलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी इलाज में एक्टिव यानी सक्रिय भूमिका निभाती है और एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या करती है, सिर्फ स्टडी और जानकारी में मदद करती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल पूछा गया है कि एक उदाहरण द्वारा क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर को समझाइए। तो इसमें आपको लिखना है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि कोई आदमी या फिर कोई लड़का बहुत दुखी रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, नींद नहीं आता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। आगे लिखा गया एबनॉर्मल साइकोलॉजी इस बात का अध्ययन करेगी कि डिप्रेशन क्या है, इसके लक्षण क्या है और यह क्यों होता है। इसका मतलब है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या करेगी कि जानकारी हासिल करेगी कि डिप्रेशन क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, यह क्यों होता है। मतलब सिर्फ पढ़ाई और समझना, पढ़ाई करेगी और सिर्फ समझेगी इसके बारे में। तो इसके विपरीत क्लिनिकल साइकोलॉजी उस व्यक्ति की जांच करेगी, बीमारी का निदान करेगी और फिर उससे थेरेपी देकर ठीक करने का प्रयास करेगी। तो अगर अभी हम बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजी को, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी उस व्यक्ति को बुलाकर क्या करेगी, उससे बात करेगी, उसका टेस्ट लेगी, पता लगाएगी कि डिप्रेशन कितना गंभीर है और फिर इलाज करेगी। मतलब सीधा इलाज नहीं करेगी, पहले पता लगाएगी उसके बाद इलाज करेगी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी समझने का कार्य करती है जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजी उपचार का कार्य करती है। तो इस उदाहरण से साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या करती है, बीमारी को समझती है, जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजी बीमारी का इलाज करती है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया गया है कुछ और नया क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका टॉपिक रहने वाला है 1.3 से। जो यूनिट 1 में ही आपका 3 टॉपिक दिया गया था, तो ये लास्ट टॉपिक है जिससे आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब तक हम जितना क्वेश्चन कर चुके हैं वो 1.2 से था, अभी ये है 1.3 से। सिलेबस आपको पता होगा तो आपको पता होगा अच्छे से। ये सवाल भी यूनिट 1 का ही है, तो जिसमें आपको पूछा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की शिक्षा और प्रशिक्षण का वर्णन कीजिए। इसमें आपको लिखना है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए व्यवस्थित शिक्षा और व्यवहारिक प्रशिक्षण दोनों आवश्यक होता है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए पढ़ाई और प्लस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों जरूरी होता है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया है सबसे पहले व्यक्ति को मनोविज्ञान में स्नातक करना होता है, जिसमें सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान और सांख्यिकी जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता है, बीए साइकोलॉजी या फिर बीएससी साइकोलॉजी करना पड़ता है। इसमें पढ़ाया जाता है जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान, मानसिक रोग या फिर आंकड़े और शोध के बारे में पढ़ाया जाता है इसमें। तो इसके बाद स्नातकोत्तर स्तर पर एमए या फिर एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया जाता है, जहां मानसिक रोगों, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण और मनोचिकित्सा का गहन अध्ययन कराया जाता है। तो इसका मतलब है कि इसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद एमए या फिर एमएससी इन साइकोलॉजी में एमए या एमएससी करना होता है। इसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो इसमें पढ़ाया जाता है मानसिक बीमारी के बारे में, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में, थेरेपी और काउंसलिंग के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। यानी बीमारी को पहचानना और समझना, इसका अध्ययन इसमें कराया जाता है। इसके पश्चात RCI से मान्यता प्राप्त MPhil PHIL इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना आवश्यक होता है। इसका मतलब है कि इसके बाद क्या करना जरूरी होता है, तो इसके बाद जरूरी होता है M.Phil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो RCI से अप्रूव्ड हो। इससे व्यक्ति लीगली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। RCI का फुल फॉर्म होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस स्तर पर अस्पतालों में प्रशिक्षण, केस स्टडी, थेरेपी और पर्यवेक्षित अभ्यास कराया जाता है। तो इसका मतलब है कि एमफिल में क्या किया जाता है कि अस्पताल में ट्रेनिंग होता है, मरीजों के केस पढ़ाए जाते हैं, जितने भी मरीजों का केस स्टडी होता है, फाइल होता है, उन सभी का स्टडी करवाया जाता है
और थेरेपी करना सिखाया जाता है और सीनियर साइकोलॉजिस्ट की निगरानी में प्रैक्टिस कराई जाती है। इसका मतलब है कि रियल मरीजों के साथ काम करना सिखाया जाता है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मानसिक रोगों के उपचार के लिए योग्य बनता है। इसका मतलब है कि इस तरह पढ़ाई और ट्रेनिंग करके व्यक्ति मानसिक रोगों का इलाज करने के लिए क्वालिफाइड बन जाता है। तो इन सब तरीकों से क्या होता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। तो ये सभी शिक्षा प्राप्त करके आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। इसमें लिखना है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का कार्य मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार करना होता है, इसीलिए इसके पास सही ज्ञान और कौशल होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम है मानसिक बीमार लोगों का इलाज करना, इसीलिए इनके पास सही पढ़ाई का ज्ञान होना चाहिए। सही इलाज करने की कला यानी स्किल होना बहुत ही जरूरी होता है। तो शैक्षणिक योग्यता से व्यक्ति को मानसिक विकारों की सैद्धांतिक समझ मिलती है, जबकि प्रशिक्षण से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। यानी पढ़ाई से बीमारी का थ्योरी समझ में आता है, लेकिन ट्रेनिंग से प्रशिक्षण से असली मरीज के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त होता है। यानी किताब और प्रैक्टिकल दोनों होना जरूरी होता है। तो बिना उचित प्रशिक्षण के रोगी का गलत निदान या उपचार हो सकता है, जिससे समस्या बढ़ सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो बीमारी गलत पहचान ली जाएगी, गलत इलाज हो जाएगा, इससे मरीज और ज़्यादा बीमार हो सकता है। इसीलिए शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों मिलकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को एक जिम्मेदार और सक्षम पेशेवर बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि पढ़ाई प्लस में ट्रेनिंग दोनों मिलाकर के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अच्छा और जिम्मेदार डॉक्टर बनाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के प्रशिक्षण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको लिखना है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के प्रशिक्षण के प्रमुख चरणों में अस्पताल आधारित प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण का अभ्यास, मनोचिकित्सा का प्रशिक्षण और पर्यवेक्षित अभ्यास शामिल है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए ट्रेनिंग के कुछ मुख्य चरण हैं, जिसमें से कि 4 चरण आपका दिया गया है। पहला है आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग, और दूसरा है साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रैक्टिस, और तीसरा है साइकोथेरेपिक ट्रेनिंग, और चौथा है सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस। यहाँ पे आपका चारों हिंदी में लिखा गया है। एक यहाँ है, ये दूसरा है, और ये है तीसरा, और ये है आपका चौथा। तो ये चारों यहाँ पे चरण है जो कि आपका दिया गया है। इसको आपको याद रखना है कि 4 चरण होता है। आगे लिखा गया, अस्पताल प्रशिक्षण में रोगी से बातचीत, केस हिस्ट्री लेना और निदान करना सिखाया जाता है। इसका मतलब है कि अस्पताल में सिखाया जाता है कि मरीज से कैसे बात किया जाता है, कैसे बात करना है, और उसकी पूरी कहानी कैसे लिखे, यानी केस हिस्ट्री कैसे लिखना है, और बीमारी कैसे पहचानना है, ये सभी अस्पताल में सिखाया जाता है। यानी रियल मरीज के साथ काम करना सिखाया जाता है। आगे लिखा गया, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण के अंतर्गत IQ टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट आदि का प्रयोग करना सिखाया जाता है। इसका मतलब है कि इस चरण में सिखाया जाता है कि कैसे IQ टेस्ट करना है, यानी बुद्धि मापना है, पर्सनालिटी टेस्ट यानी व्यक्तित्व जानना, मेमोरी टेस्ट, ये सभी टेस्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ सिखाया जाता है। मनोचिकित्सा प्रशिक्षण में CBT का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और दूसरा है आपका बिहेवियर थेरेपी और साइको एनालिसिस जैसी विधियाँ सिखाई जाती है। तो मनोचिकित्सा में ये सभी बिहेवियर सिखाया जाता है, ये सभी विधियाँ सिखाया जाता है। तो पर्यवेक्षित अभ्यास में अनुभवी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की देखरेख में कार्य कराया जाता है, जिससे व्यवहारिक कौशल विकसित होता है। इसका मतलब है कि इसमें सीनियर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी निगरानी में काम करना पड़ता है, अकेले इलाज नहीं करना होता है, धीरे धीरे स्किल सीखना पड़ता है, इससे प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के प्रशिक्षण में इंटर्नशिप का क्या महत्व होता है। तो इसमें आपको लिखना है, इंटर्नशिप
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका मतलब है कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिना इंटर्नशिप के कोई अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता है। तो इंटर्नशिप के दौरान छात्र वास्तविक मानसिक रोगियों के साथ कार्य करता है और सीखे हुए सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करता है। इसका मतलब है कि इंटर्नशिप में छात्र असली मरीजों से मिलता है, किताब में जो पढ़ा है उसे प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करता है, यानी थ्योरी को रियल लाइफ में सिखाया जाता है। आगे लिखा गया है, इस दौरान केस रिपोर्ट लिखना, मरीज की प्रगति का मूल्यांकन करना और वरिष्ठ विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करना शामिल होता है। तो इंटर्नशिप में सिखाया जाता है कि मरीज का पूरा केस स्टडी कैसे तैयार करना है, मरीज ठीक हो रहा है या फिर नहीं यह देखना, और सीनियर साइकोलॉजिस्ट से सीखना और सलाह लेना। तो इंटर्नशिप से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए तैयार होता है। तो इंटर्नशिप से आत्मविश्वास आता है, अकेले मरीज देखने की हिम्मत आती है, व्यक्ति प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के प्रशिक्षण में नैतिक शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अपने कार्य में नैतिक नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तो इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अपने काम में सही और ईमानदार नियमों का पालन करना जरूरी होता है, मतलब गलत काम नहीं करना चाहिए। तो आगे लिखा गया है कि प्रशिक्षण के दौरान उसे सिखाया जाता है कि रोगी की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाए, बिना अनुमति किसी भी जानकारी को साझा न किया जाए और पेशेवर सीमाओं का सम्मान किया जाए। तो इसका मतलब है कि ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि रोगी की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, बिना मरीज की अनुमति के किसी को भी उनका जानकारी शेयर नहीं करना है। तो मरीज के साथ दोस्ती या फिर गलत संबंध नहीं बनाना चाहिए, यानी डॉक्टर और मरीज का रिश्ता केवल इलाज तक ही होना चाहिए। तो नैतिक शिक्षा से रोगी और वैज्ञानिक के बीच विश्वास बना रहता है तथा उपचार प्रभावी और सुरक्षित होता है। तो इसका मतलब है कि एथिकल ट्रेनिंग से मरीज को डॉक्टर पर भरोसा होता है, इलाज सही और सुरक्षित होता है, मरीज खुलकर के अपनी समस्या बताता है, तो डॉक्टर पे एक तरीके का भरोसा किया जाता है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शिक्षा और प्रशिक्षण किस प्रकार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को सक्षम बनाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, शिक्षा से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को मानसिक रोगों की सैद्धांतिक समझ प्राप्त होती है, जबकि प्रशिक्षण से उसे व्यवहारिक अनुभव और कौशल मिलता है। तो इसका मतलब है कि पढ़ाई से पता चलता है कि मानसिक बीमारी क्या है, कैसे होती है, उसके प्रकार क्या है, लेकिन प्रशिक्षण से उसे सीख मिलता है कि मरीज से कैसे बात करना है, टेस्ट कैसे करना है, इलाज कैसे करना है, यानी थ्योरी और प्लस में प्रैक्टिकल दोनों सिखाया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ सवाल है जो कि आपका रहने वाला है, मीनिंग, नेचर और एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ये जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, तो वो क्लास का जितना भी क्वेश्चन बच गया था ये वो उसी टॉपिक से ये सारा क्वेश्चन लेकर के आया गया है। तो ये भी यूनिट 1 का ही है। तो आपका सवाल है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको लिखना है, क्लिनिकल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानसिक रोगों और व्यवहार संबंधी समस्याओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत मानसिक समस्याओं की जांच की जाती है, बीमारी की पहचान की जाती है और उपचार किया जाता है तथा भविष्य में बीमारी न हो इसके लिए रोकथाम भी किया जाता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को समझना और वैज्ञानिक तरीके से उसे मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करना है। तो यह शाखा व्यक्ति की भावनात्मक, मानसिक और व्यवहारिक समस्या पर विशेष ध्यान देती है। तो इतना आपको इसमें लिखना है। ऑलरेडी हम थ्योरी क्लास करवा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर हम नहीं समझाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं देखे वो जा करके पार्ट 1 वाला क्लास देख लेंगे। तो आज का ये क्लास पार्ट 2 है आप सभी के लिए, पार्ट 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के नेचर का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्वरूप वैज्ञानिक, व्यवहारिक और व्यक्ति केंद्रित होता है। यह वैज्ञानिक इसीलिए है क्योंकि इसमें मानसिक समस्याओं की जांच के लिए टेस्ट, इंटरव्यू और अवलोकन का प्रयोग किया जाता है।
यह व्यवहारिक शाखा है क्योंकि इसमें वास्तविक जीवन के रोगियों से सीधे कार्य किया जाता है। साथ ही इसका स्वरूप व्यक्ति केंद्रित होता है क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या और उसका इलाज अलग अलग हो सकता है। इसके अतिरिक्त क्लिनिकल साइकोलॉजी में उपचारात्मक और रोकथात्मक दृष्टिकोण भी पाया जाता है। अगला सवाल है, क्लिनिकल साइकोलॉजी को वैज्ञानिक शाखा क्यों माना जाता है? तो क्लिनिकल साइकोलॉजी को वैज्ञानिक शाखा इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें मानसिक रोगों की जांच और उपचार के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है। तो इसमें मनोविज्ञान प्रशिक्षण, संरचित इंटरव्यू, व्यवहार का अवलोकन और शोध आधारित थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की याददाश्त की समस्या को जानने के लिए मेमोरी टेस्ट किया जाता है, इसी प्रकार क्लिनिकल साइकोलॉजी वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रमाणों पर आधारित होती है। तो चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल पूछा गया, क्लिनिकल साइकोलॉजी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य समझाइए। लिखना है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का विकास कई चरण में हुआ है। प्राचीन काल में मानसिक रोगों को भूत प्रेत या देवी प्रकोप माना जाता था और इलाज झाड़ फूक द्वारा किया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें यूनानी काल की, तो यूनानी काल में हिप्पोक्रेटस ने मानसिक रोगों को शरीर के द्रव्यों के असंतुलन से जोड़ा, जो एक वैज्ञानिक सोच थी। अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल में मानसिक रोगियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें जेल में बंद किया गया। अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी में फिलिपी पिनल और डोरोथी ने मानसिक रोगियों के साथ मानवीय व्यवहार पर जोर दिया। अगर हम बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में सिगमंड फ्रॉयड ने साइको एनालिसिस दिया और लाइटनर विटमर ने 1896 में पहली साइकोलॉजिकल क्लिनिक खोलकर क्लिनिकल साइकोलॉजी को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। तो इतना ही आपको इसमें लिखना है। तो अगला सवाल है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के विकास में लाइटनर विटमर का योगदान बताइए। आपको लिखना है, लाइटनर विटमर को क्लिनिकल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। उन्होंने 1896 में पहली बार क्लिनिकल साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और पहली साइकोलॉजिकल क्लिनिक की स्थापना की। उनके प्रयासों से क्लिनिकल साइकोलॉजी एक स्वतंत्र और व्यवहारिक विषय के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने मानसिक समस्याओं के वैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार पर विशेष बल दिया, जिससे यह विषय आधुनिक रूप में सामने आया। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको लिखना है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का महत्व आधुनिक समाज में बहुत अधिक है। यह मानसिक रोगों को समझने और उनका वैज्ञानिक उपचार करने और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। आज के तनावपूर्ण जीवन में डिप्रेशन, एंजाइटी और अन्य मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके समाधान में क्लिनिकल साइकोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार यह विषय मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। तो इतना आपको इसमें लिखना है। यूनिट 1 में 3 टॉपिक दिया गया था, तो तीनों टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन करवाना था यूनिट 1 पूरा आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके से और जितना भी यूनिट बच गया है सबका क्वेश्चन धीरे धीरे हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में हम अगला यूनिट से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का।